हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं एक सीए स्टूडेंट अंशिका गुप्ता, जिन्होंने अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अंशिका गुप्ता न्यू दिल्ली की है दोस्तों। और आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर किया और अभी वो सीए इंटरमीडिएट में है। तो क्या चेंजेस देखने को मिले हैं उनके रूटीन में, हम ये सारी बातें आज उनसे जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जिनका उनको आंसर देना होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस है जो कि जनरली मैंने अपने बच्चों से ही उठाए हैं जो जूनियर्स लेवल्स पे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं अंशिका से जानना चाहूंगा कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, लाइक फर्स्ट टाइम इंटरव्यू इन देयर लाइफ, एंड कैसा एनवायरनमेंट है आपका फिलहाल, कैसा आपको फील हो रहा है। First of all, thank you so much for ओके। bringing me on this platform. ओके। And through me बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको थोड़ी स्ट्रैटेजीज की जरूरत होगी। उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं या कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। बिकॉज सी एक डिसिप्लिन बहुत नीडेड है। लाइक सिलेबस भी है बट डिसिप्लिन के साथ हम उसे कॉन्कर कर सकते हैं इजीली। राइट। एंड एक क्वेश्चन ये भी आता है रेगुलर कॉलेज के साथ, ओपन के साथ कैसे करना है, तो वो सब हम वीडियो में कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल। क्वेश्चन पूछो। यस, आज के इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि आप जो एज अ स्टूडेंट आपने जो फेस किया अपनी लाइफ में, और भी आपके जूनियर्स उसे फेस कर रहे हैं, तो आज वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कैसे अपने ये सारे स्ट्रगल्स को फेस किया। एक तरह से मोटिवेशनल एक वीडियो ये बनने वाला है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि आपने सीए फाउंडेशन पास कर लिया है, तो फाउंडेशन में एक्चुअली जो होती है सिलेबस बहुत कम रहता है। अब आप फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में आ गए हो, तो आपके रूटीन में क्या चेंजेस आया है आपको, जो आपका बर्डन, आपका प्रेशर लेवल है, क्या वो बढ़ा है या कम हुआ है, किस प्रकार से आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। ऑब्वियसली बड़ा ही है, क्योंकि अच्छा। पहले जब क्लासेस वगैरह भी थी उनका ड्यूरेशन भी कम होता था। इंटर में आके एकदम से क्लासेस का सारा शेड्यूल बढ़ जाता है। पहले सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते थे, अब 6 हैं। उनके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है। और जो फाउंडेशन का सिलेबस है, आई फील लाइक 12 से थोड़ा मिलता जुलता है। तो बच्चे के दिमाग में होता है कि उसके पास कॉमर्स है तो वो कर ले। बट यहाँ पे उसको थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे टैक्सेशन हो गया, कॉस्टिंग हो गई, ये थोड़ा नए सब्जेक्ट आ जाते हैं। लॉ ऑन द अदर हैंड पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है। एडवांस अकाउंटिंग में भी उसके पास बहुत कुछ है नई चीजें देखने को, जो कि उसने 11th 12th में नहीं देखी होती। तो उसकी स्ट्रैटेजीज उसको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अगर फाउंडेशन से हम इंटरमीडिएट में आए हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल हम क्या करेंगे अब। तो सब कुछ प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। तो आपने सिंगल ग्रुप देने का डिसीजन लिया या बोथ ग्रुप का। आई फील लाइक कि स्टार्टिंग में हमारे पास जब टाइम है तो हम दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें। बाकी एट द एंड अगर हमें कुछ लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे सेकेंड ग्रुप, तो तब चेंज कर लो। बट आई फील लाइक कि दोनों ग्रुप साथ में प्रिपेयर करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास काफी टाइम है। 7 से 9 महीने का टाइम सबको मिल जाता है। बट जैसे अब आईसीआई ने 3 3 मंथ्स के गैप में अटेम्प्ट डाल दिए हैं। अगर कोई बच्चा मई या जून में अटेम्प्ट देता है तो सितंबर में ग्रुप सेकेंड देना उसके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। क्योंकि सेकेंड ग्रुप में है थोड़े सब्जेक्ट ऐसे जैसे ऑडिट हो गया, एफएमएसएम हो गया, उनको पढ़ने में लगता है टाइम। सो आई फील लाइक दोनों ग्रुप को अच्छे से पढ़ो, फिर बाद में डिसाइड करो, बट प्रिपेयर दोनों साथ में करो। अच्छा। तो पढ़ाई वर्ड बार बार मुंह से निकाला जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सीए कोर्स में ओनली पढ़ाई ही है या कुछ और भी हम इसके अलावा कर सकते हैं। आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपको सीए ही करना है। जब मैं 11th में स्ट्रीम चूज करते हैं तब मैंने सीए के लिए किया था, कॉमर्स चूज। बट उसके बाद 12th के बाद सीवीटी दिया, फिर मुझे बीएमएस करना था। बट अनफॉर्चुनेटली वो था ही नहीं शायद डेस्टिनी में, तो वो मुझे मिला ही नहीं। फिर उसके बाद बीकॉम मिला ड्यू। जिनको नहीं पता, आई एम फ्रॉम ड्यू, साउथ कैंपस से। तो उसके बाद मैंने सीए चूज किया बीकॉम के साथ। स्टार्टिंग में मेरे को सब्जेक्ट्स काफी अच्छे लगे, अकाउंटिंग, लॉ, क्यूए। मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है तो मुझे क्यूए भी अच्छा लगा। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें भी काफी चीजें हमारे पास हैं सीखने के लिए। तो सीए मैंने इसलिए भी चूज किया कि अगर किसी को फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज चाहिए एक ब्रॉडर लेवल पे, नॉट जस्ट द बेसिक्स, डीप जाकर, तो सीए इज अ वेरी गुड कोर्स जिसमें फाउंडेशन से स्टार्ट हो जाता है। एंड इंटर में आके आपको जो टेक्स्ट के सारे लॉज हैं, सारे तो नहीं बट हाँ मोस्टली पता लग जाते हैं कि लाइक कंट्री में हमारी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर फाइनल में जाके भी और सारी फाइनेंशियल सेक्टर की चीजें हैं जो नॉलेज एक इंसान को होनी चाहिए। एक सीए वो ग्रास्प करता है। एंड उसके बाद कंट्री के लिए भी ये फाइनेंशियल की जो नॉलेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरी साइड से। तो मेरे को तो फाइनेंस का नॉलेज चाहिए था, तो आई ऑप्टेड फॉर सीए। तो जैसा आपने बताया, आप ग्रेजुएशन भी अभी फिलहाल कर रही हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसका भी फीस लगता है और सीए कोर्स का भी फीस लगता है। तो कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सीए जो होता है वो बहुत ही कम फीस में हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन की फीस ज्यादा है और सीए की कोर्स की फीस ओवरऑल फाइनल तक की बहुत कम ही रेट में हो जाती है? ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, ग्रेजुएशन की फीस थोड़ी सी ज्यादा, अगर आप ड्यू के अंदर भी हो तो ड्यू में भी जो फाउंडेशन और इंटर में इंडिविजुअल लेवल पे फीसेस हैं उससे ज्यादा 1 साल की ड्यू की फीस है। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्कॉलरशिप है तो वो तो अलग ही बात है, बट सी आई फील लाइक कि जो नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहा है वो कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। कॉलेजेस में कभी प्रोफेसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, भले ड्यू है, बट वहाँ के बच्चे की जो आप देखोगे वहाँ पे मिक्स बच्चे आते हैं, कुछ पढ़ने वाले कुछ नहीं पढ़ने वाले, उसका इन्फ्लुएंस भी सबकी लाइफ में अलग है। बट सीए में फील लाइक कि अगर कोई सीए कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, उसको पता है कि उसको करना पड़ेगा, इजी नहीं है, बेस्ट ब्रेन्स का एक कोर्स है। फीस कम है लेकिन यहाँ पे जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है ग्रेजुएशन। सीए कोर्स ग्रेजुएशन से ज्यादा वैल्यूएबल है ना? तो यहाँ पे एक सवाल क्रिएट हो जाता है बच्चे के मन में कि जब सीए कोर्स इतना वैल्यूएबल है, कम फीस में भी है, फिर भी बच्चा ग्रेजुएशन के लिए क्यों जा रहा है? ऐसा क्या है जो उसे ग्रेजुएशन की ओर जाना ही पड़ रहा है? क्या कुछ खतरा है सीए कोर्स में? क्या कोई डेंजर सिग्नल है? मतलब क्या बच्चा सीए नहीं कर पाएगा तो क्या ग्रेजुएशन काम आएगा? ऐसा कुछ है क्या? अगर किसी को सीए के बाद मास्टर्स करनी है, जैसे एमबीए का उसको करना है कॉम्बिनेशन, या फिर उसको फर्दर स्टडीज करनी है किसी चीज में पीएचडी वगैरह, तो वो ग्रेजुएशन करे क्योंकि उसके लिए बैचलर्स की डिग्री इज इम्पोर्टेंट। अगर उसको पता है कि उसको सिर्फ सीए करना है उसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो, और वो उसको पता है कि वो कर लेगा, तो ग्रेजुएशन करना इज नॉट वर्थ इट। ग्रेजुएशन में भी मोस्टली सब्जेक्ट बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की सेम ही है जो हम सीए में पढ़ते हैं, बट वो बहुत लाइटर लेवल पे, वो वैसे भी हो जाएगा, बट सीए में नहीं होगा, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर फर्दर स्टडी करनी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए करना ही तो सही है, वरना नहीं, कोई मतलब एक ऐसे एज सच बैकअप नीडेड प्लान नहीं के है। लिए ग्रेजुएशन अच्छा है ना? अगर सीए नहीं हो पाया तो ग्रेजुएशन से कोई ना कोई जॉब हाँ। कर लेंगे। ओके। आप फिलहाल हाँ, वो भी है। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। तो आप जरा वहाँ का इन्वायरमेंट बताइए कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा प्रेशर है, एग्जाम आते हैं तो क्या क्लास होते हैं सीए एग्जाम के साथ, कैसा आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए वहाँ करने के सबसे पहले तो अभी जो मेरा जून अटेम्प्ट था उसमें भी क्लैश हुए थे एग्जाम्स कुछ, तो लिए? उसमें भी बहुत प्रेशर हो जाता है कि दो दो एग्जाम एक साथ। बट आई वुड से कि प्रेशराइज मत हो, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सीए को प्रायोरिटी रखो, अगर चूज किया है तो उसके एग्जाम दो, क्योंकि वो सिलेबस वास्ट है। बीकॉम में बैक आ गई अगर, या डीयू का कोई भी और कोर्स है तुम्हारा, बैक आ गई तुम अगले साल उसको दे सकते हो एंड वो पास कर देते हैं अगर एक दो सब्जेक्ट में है तो। बट यहाँ पे अटेम्प्ट लगेंगे, टाइम खींचेगा, कोई फायदा नहीं है। एंड वो बहुत इजी होते हैं ग्रेजुएशन के एग्जाम्स। अच्छा। सीए के एग्जाम्स तो सीए के एग्जाम्स को तुम प्रायोरिटी बना के चल रहे हो, एक एक बार में निकालोगे ना, एक अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा कि लाइक यू कैन डू इट। तो जो अगला नेक्स्ट है, जैसे कि अभी इंटर है मेरा, उसके लिए मेरे पास है कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ, तो आई डू इट। ऐसे ही अगर, मतलब आई वुड से कि हाँ, प्रायोरिटी सीए के एग्जाम को होनी चाहिए, अगर क्लैश हो भी रहे हैं तो वो बाद में हो सकते हैं, बट इसको पहले रखो। एंड इसके अलावा इन्वायरमेंट में मैं कहूंगी कि दिल्ली में मैंने बहुत लोगों से सुना है कि एक अलग हवा होती है। यहाँ अच्छा। से काफी स्टेट से बच्चे आते हैं, स्टार्टिंग में एक दो हफ्ते है क्लासेस में, फिर उसके बाद क्लासेस पूरी पूरी कभी कभी खाली जाती हैं, हाँ। टीचर्स हैं सिर्फ एक दो बच्चे हैं, सबको घूमना है। वहां पे एक माहौल नहीं है पढ़ाई का बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, वो नॉर्थ कैंपस के टॉप 3 कॉलेजेस है तो वो अलग बात है, उसके अलावा यहाँ पे आकर आई डोंट फील लाइक कि बच्चे कॉलेज पढ़ने भी आते हैं। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज हैं वहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, और नए एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर्स भी होते हैं, वो अच्छा एक पॉजिटिव साइड है ड्यू का। बट पढ़ाई के मामले में एंड जो इन्वायरमेंट है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो बहुत अच्छा है अब। ओके। तो मुझे लगता है डीयू वाले बच्चों को ये बातें बतानी पड़ेगी मेरे को। हाँ, इन्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि कई बच्चे में से पूछ रहे थे कि क्या हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। एक और बात, अगर किसी को एक्सपेंस से, मतलब है कोई मनी इश्यूज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना है। यहाँ पे फीस का तो चलो ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रहना वो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ की चीजें, यहाँ के कैफे अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है वो सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। तो अपने पॉकेट फ्रेंडली रहकर थोड़ा सोचना, क्योंकि करियर 12th के बाद आई सी कि थोड़ा बच्चा मेच्योर हो जाता है कि उसको हर चीजें देखनी चाहिए।
कि क्या वो अफोर्ड कर सकता है या उसको क्या उसके लिए प्रायोरिटी है, तो वो देखकर वो करे आगे के डिसीजंस ले। वैसे भी दिल्ली तो कैपिटल सिटी है और कॉस्टली तो रहना ही चाहिए। ये तो कैपिटल सिटी का मजा ही क्या है ना। सो ठीक है। और भी दो तीन क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली ये आपके रूटीन से रिलेटेड रहेंगे क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो और बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हो। तो आपका डेली रूटीन क्या है, कितना आवर्स आप पढ़ाई करते हो, क्या आपका बैकलॉग क्रिएट होता है, और अगर होता है तो आप उसे कैसे कवर करते हो, पूरा एक मैनेजमेंट आप अपना बताइए। इंटरमीडिएट का तो स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो अभी मेरे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट और कॉस्टिंग अभी चल रहा है। तो स्टार्टिंग में मेरी हैबिट छूट गई थी पढ़ाई करने की, तो मुझसे वो 4 क्लासेस भी नहीं ली जा रही थी, 2 आवर्स ईच। तो धीरे धीरे मैंने अलार्म लगा लगा के कि लाइक कैसे भी करके इसको करना है, एक क्लास लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर करो। एंड मेरी एक आदत है कि जितना भी मैं पढूं वो मैं टाइम रिकॉर्ड करती हूँ कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई करी है और वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग में मेरे से होमवर्क नहीं हुआ क्योंकि क्लासेस लेना ही थोड़ा टफ पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे एक एक घंटा करके मैंने बढ़ाया। लाइक स्टार्टिंग में एक हफ्ता सिर्फ मैंने क्लास में फोकस किया कि कैसे भी करके मैं कंप्लीट करूँ। फिर सेकेंड वीक से 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाला कि जो होमवर्क है, रिवीजन है, कैसे भी करके मैं करूँ। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बॉडी को भी हैबिट डालनी जरूरी है। एकदम से हम सोचे कि बहुत सारा लंबा ब्रेक ले लिया हमने फाउंडेशन के एग्जाम के बाद, अब वापस से 10-12 घंटे पढ़ेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ओके। स्ट्रैटेजीज बनाओ, प्लानिंग बनाओ। टाइमिंग तो नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ एक चेक रखो कि कितना टाइम तुम्हें लग रहा है, कि इस चीज को कितना टाइम देना है और वो वर्थ इट है या नहीं। तो ओके। ये है अभी मेरी स्ट्रैटेजीज। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? आपने क्या मैथ्स में आप पहले से पढ़ाई कर चुके हैं 11th 12th में? क्या ये है राज अपना सीए फाउंडेशन क्रैक करने का? क्योंकि बच्चे मैथ्स और लॉ से ही डरते हैं, और मेजोरिटी बच्चे मैंने देखा है मैथ्स नॉन मैथ्स कैटेगरी के होते हैं क्योंकि कॉमर्स फील्ड के होते हैं, और लॉ भी बिल्कुल उनके लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है। सो मेनली लॉ और मैथ्स से उनको डराता है, और आप फिलहाल मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो, तो क्या ये मैं मान लूँ फाउंडेशन एग्जाम पास करने का, या कुछ और ही आपकी स्ट्रैटेजी थी? मैं ये कहूंगी कि मेरे पास 11th 12th में मैथ्स थी, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैथ्स ना बचपन से ही मेरे को काफी अच्छा लगता था। तो 12th क्लास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन 3-4 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। हाँ। इसके अलावा सेट रिलेशन बहुत इजी चैप्टर है उसका, 11th में चैप्टर है। तो ना एक होता है कि टीचर ने पहले 11th 12th में कराया, फिर जो क्लासेस ली यहाँ पे भी वापस रिवीजन हो गया, तो वो रिपीटेटिवली 3-4 बार चीजें हो गई, तो फिर वो दिमाग में और अच्छे से फिट हो गई। तो ओके। मैं कहूंगी कि हाँ, अगर किसी ने 11th 12th में अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, नहीं मतलब था वो अलग बात है, बट अच्छे से पढ़ी है, तो वो इजीली कर सकता है फाउंडेशन की मैथ्स को। ओके। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट थोड़ा अलग पड़ जाता है, बट वो भी हमारे पास होता ही है 11th में। स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो मैक्रो, ये सारे सब्जेक्ट इको के अंदर। एंड इसके अलावा लॉ में जो मेरी ग्रेजुएशन थी उसमें एक सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट था जो कि काफी सिमिलर था, तो उससे भी मुझे थोड़ी हेल्प मिली। एंड एक चीज जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मैंने भी करी थी स्टार्टिंग में, कि लॉ की रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है पढ़ लिया हो गया, लेकिन नहीं। जब तक तुम अपने हाथ से नहीं लिखोगे प्रोविजन, लॉ, कंक्लूजन, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है पेपर के अंदर। लास्ट में जो मेरे 2-3 मंथ्स थे उसमें मैंने डेली के एवरेज पे 20 से 25 क्वेश्चन लेके देखे हैं, तब जाके ये मार्क्स आए। हो सकता है कि मैंने पहले से स्टार्ट करा होता लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस, तो हो सकता है कि मेरे 60 अबव भी आते। बट हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यूए में भी, मैथ्स में भी टाइमर लगा के चेक करना कि लाइक कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कौन से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बाद में करना है या पहले करना है। ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ही दिमाग में चलनी चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना आए। बिल्कुल, राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद फेस किया था एक्चुअली। हम लोग का इंटरमीडिएट का फर्स्ट मंथ था अगस्त का, और नितिन सर हमारे अकाउंट्स की क्लासेस ले रहे थे। तो उसी दिन शाम को उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था। अब नितिन सर जब कराते हैं भाई, तो हमें लगता है कि बहुत इजीली हो जाएगा, सर के तो सारे क्वेश्चन सही बनते हैं। तो टेस्ट के टाइम मुझे भी लगा था कि यार ये तो बन जाएगा, क्या ही टेस्ट दो, बट रियलिटी तो ये थी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे से फॉर्मेट तक नहीं बना। तो बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली लॉ में ही नहीं, सारी चीजों में इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल। फॉर्मेट्स में, क्योंकि आपके फॉर्मेट्स के भी मार्क्स हैं, और फॉर्मेट तो कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो आप खुद से कुछ कर ही नहीं सकते, आपको सारा एक्ट के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस तो सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन एक और पूछना चाहूंगा
कि आप सीए के अलावा और क्या क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने तो बताया ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हो, बट कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप और क्या क्या कर रहे हो, या कुछ हॉबीज जो आप शेयर करना चाहो अपना। मैं एक पार्ट टाइम कर रही हूँ एज एन एसएमई, एक एडटेक कंपनी है उसके अंदर। अगर मैं बोलूँगी अगर बच्चा टाइम मैनेज कर सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लाइफ में। उसको नए एक्सपोजर्स, नया नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत हेल्प होती है। एंड सीए सिर्फ एक टैग के लिए नहीं है, सीए में जाके भी हमें बहुत नेटवर्क बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आगे जाके भी हमें कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस मिलता है जब हम नए लोगों से बात करते हैं। तो यस, आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम एज एन एसएमई क्यूए का ही, जैसे कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ही, तो उसमें ही आई एम डूइंग इट तो मतलब फॉर। हम ऐसे पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना, इंटरमीडिएट या फाउंडेशन के टाइम ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। हाँ, कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं या आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है। तो अंशिका, आप एट लास्ट हर एक सब्जेक्ट की छोटी छोटी अपने जूनियर्स को टिप्स दे दीजिए। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ में, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में, जो कि अभी बोल रहे थे सभी बच्चे सितंबर में बहुत बेकार गया था और फिर तुरंत जनवरी में एग्जाम आ रहा है, तो छोटा छोटा टिप्स चाहिए उनको। मतलब जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, है ना। फाउंडेशन के लिए तो मैं यही कहूंगी, अकाउंट्स में लिख के देखो, 11th 12th में अकाउंट्स के थोड़ा अलग होता है। फाउंडेशन लेवल पे पार्टनरशिप वगैरह में थोड़े अलग प्रोविजंस आ जाते हैं, तो ये बात देखकर राइटिंग प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में करो। और क्यूए एंड इको, बिजनेस इको में लास्ट टाइम न्यू स्कीम के अंडर बहुत सारे नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, सब्जेक्ट नहीं चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो उनको छोड़ना मत। मैक्रो के चैप्टर्स हैं, अच्छे से रीड करके 2 3 बारी फिर एग्जाम में जाना एंड बैक एक्सरसाइज पढ़ना। उसके अलावा जो इंटर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी मैं यही कहूंगी कि प्रीवियस ईयर एमटीपी आरटीपी जो भी क्लास में सर जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे करो, क्योंकि एट द बिगनिंग हमें लगता है कि हमें आ गया, बट सारे सब्जेक्ट हमारे लिए नए हैं। हमें लगता है आ गया, बट जब करने बैठेंगे तब पता लगता है, तो एक बार करके देखो, तब जाके दिमाग में भी वो चीज जाएगी और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे आपने कहा अकाउंट्स में नहीं बनता फॉर्मेट, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे AS 13 के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसमें काफी अलग अलग चीजें हैं। उसमें भी हमें देखना पड़ेगा क्या डेबिट क्या क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट कहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सेम लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही, प्लस सेक्शंस के लिए 3 4 बार कम से कम देखो। एंड मेरे को एक ये भी था कि अगर मेरे को कोई चीज याद नहीं हो रही तो मैं एक पेपर पे बना के जहाँ पे मैं सोती हूँ वहां पे लगा देती थी वॉल पर ही, ताकि सुबह मैं उठूँ या चलते फिरते मेरे दिमाग में जब भी हिट हो मैं उसको देखूं, कंफर्म करूं कि मेरे दिमाग में ये चीज है। फिर उसके बाद, ताकि एक होता है रिवीजन हो जाता है हमारा। एक ये भी ट्रिक थी जो मैंने अपनी यूज करी थी। और टेक्स्ट में तो यही है, बार बार रिवाइज करो जितनी बार सर कराएं, उसके अलावा खुद से भी पढ़ते रहो, प्रोविजंस बहुत हैं। सब्जेक्ट टफ नहीं है टेक्स्ट बिल्कुल भी, बट हाँ रिवीजन करने के लिए उसमें बहुत चीजें हैं, तो उसको ओके। रिवाइज करो। और कॉस्टिंग का तो देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी क्योंकि नया है। एंड बाकी के दोनों सब्जेक्ट तो अभी मेरे स्टार्ट नहीं हुए। ओके, नो इश्यूज। जैसे कॉस्टिंग तो सही बात है, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था, बट अल्टीमेट यही बात है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। बहुत अच्छा लगा अंशिका आपसे बात करके। और आज तो ये क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए थे, बहुत जल्द ऐसे ही वीडियोस और बनेंगे तो बच्चे खुद आपसे क्वेश्चन एज अ कमेंट के रूप में पूछेंगे। तो मैं ये विश करता हूँ कि बहुत जल्द आप इंटरमीडिएट क्लियर करो, आपका रैंक आए और फिर से आपको इंटरव्यू में बुलाने का मुझे मौका मिले। और नेक्स्ट टाइम्स ये क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किए हैं वो बच्चों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे, तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये वीडियो। अल्टीमेटली ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, ऐसे ही और भी अब डेली वीडियोस आते रहेंगे और ये एक प्रकार से मोटिवेशनल ही वीडियो रहेंगे सारे बच्चों के लिए। ओके। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और बहुत जल्दी आप अपना बोथ ग्रुप क्लियर कर लो। और हाँ, हो सकता है कि जब आपका एग्जाम ओवर हो जाए, रिजल्ट आए, तो बच्चे आपसे पूछें कि आप सही में बोथ ग्रुप दिए या ना दिए। तो मैं ये विश करता हूँ कि आप सच में बोथ ग्रुप दोगे, बाद में जाके अपना डिसीजन चेंज ना कर लोगे प्रेशर के कारण, है ना। बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, है ना। थैंक तो यू एंड सो करते मच। हैं। ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड एंड थैंक यू करते फॉर हैं इस बीइंग। वीडियो को, है ना। ओके। आप लेफ्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।